नमस्कार मित्रों, आज हम एक नई अध्याय के बारे में जानेंगे जो अपठित बोध से संबंधित है। और जो अपठित बोध है वो कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की जो इलेक्टिव हिंदी का कोर्स चलाया जाता है, जिसे आप ऐच्छिक हिंदी कहते हैं, उसके बारे में आज हम इस तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अपठित मतलब जो कभी पढ़ा न हो। जो कभी पढ़ा ना हो मतलब आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में आपने वो पढ़ा नहीं है, तो आपके पाठ्यक्रम के बाहर का जो अंश प्रस्तुत किया जाता है उसे कहा जाता है अपठित बोध। तो ये जो अपठित बोध है ये गद्य से संबंधित भी होता है, पद्य से संबंधित भी होता है। मतलब गद्य से संबंधित जो अंश प्रस्तुत किया जाता है उसे अपठित गद्यांश कहा जाता है, और पद्य से संबंधित जो अंश प्रस्तुत किया जाता है उसे अपठित पद्यांश कहा जाता है। और उसे प्रस्तुत कर आपको परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब सही मायने में देखा जाए तो अपठित अंश, अपठित गद्य या पद्य का ऐसा अंश जो कभी हमने पहले पढ़ा ना हो या इस पाठ्यक्रम में ना हो, वो आपके सामने प्रस्तुत कर आपसे उसके उत्तर वहाँ पर पूछे जाते हैं, आपको लिखने होता है। ऐसे प्रश्न प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही होता है कि वो विद्यार्थी की जो अवबोध क्षमता है वो परखना चाहते हैं। उसी के साथ विषय वस्तु की कितनी समझ आपको तुरंत पढ़ते ही समझ आती है वो आपकी जांची जाती है, और भाषा और शैली के बीच का जो संबंध है उस संबंध की कितनी खोज करने की क्षमता आप रखते हैं उसकी भी जांच इस प्रश्न के माध्यम से विद्यार्थियों को की जाती है। याद रखना है आपको कि कक्षा 11वीं जो है उस 11वीं कक्षा में जो ऐच्छिक हिंदी है, इलेक्टिव हिंदी है, उसके लिए 18 अंक होता है। उसमें पहले जो 10 अंक होता है वो होते हैं अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न के लिए। मतलब पहला जो है आपको अपठित गद्यांश दिया जाता है, उस पर 10 प्रश्न होते हैं और वो 10 अंकों के लिए होता है। मतलब हर एक प्रश्न एक एक अंक के लिए होता है। मतलब ये जो वस्तुपरक प्रश्न होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्न होते हैं। ये गद्यांश पर आधारित जो होता है वो 10 अंकों के लिए होते हैं, 10 प्रश्न। उसके बाद दूसरा जो उप प्रश्न होता है उसका होता है अपठित पद्यांश पर आधारित। अपठित पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा 11 में वो भी वहाँ पर वस्तुपरक प्रश्न होते हैं, वहाँ पर वस्तुनिष्ठ भी प्रश्न होते हैं, क्योंकि वहाँ पर 8 प्रश्न दिए जाते हैं जो 8 अंकों के होते हैं, और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको एक वाक्य में वस्तुनिष्ठ रूप से लिखना होगा। इस तरह से कक्षा 11 की इलेक्टिव हिंदी के कोर्स में आपको 18 अंक के लिए अपठित बोध होता है, यानी अपठित गद्यांश होता है, अपठित पद्यांश होता है। इसके बाद कक्षा 12वीं की बात अगर हम करें तो कक्षा 12वीं में भी उसी प्रकार से प्रारूप होता है। मतलब जो पहला प्रश्न होता है कक्षा 12वीं में इलेक्टिव कोर्स में, हिंदी के इलेक्टिव कोर्स में, ऐच्छिक हिंदी के कोर्स में, वो पहला प्रश्न 10 अंकों का होता है, और वो भी अपठित गद्यांश पर ही आधारित होता है। और अपठित गद्यांश पर आधारित जो 10 अंक वाला प्रश्न होता है उसके लिए 10 प्रश्न होते हैं। मतलब हर एक प्रश्न का उत्तर वस्तुनिष्ठ होता है, एक वाक्य में उसका उत्तर आपको लिखना होता है। उसके बाद जो कक्षा 12वीं का जो उप प्रश्न है पद्यांश पर आधारित, वो 8 अंकों के लिए होता है, और वो 8 अंकों का होने के साथ साथ उसके उत्तर, उसके प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ होते हैं, वस्तुपरक होते हैं। मतलब हर एक प्रश्न के लिए एक एक अंक होता है। 8 प्रश्न के लिए 8 अंक होते हैं। इस तरह से अपठित पद्यांश पर 8 अंकों के प्रश्न आपको कक्षा 12वीं की जो हिंदी की इलेक्टिव कोर्स है उसके लिए पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना बदलाव ये है कि जो अपठित पद्यांश आपको दिए गए हैं उसमें आपको विकल्प दिए गए रहते हैं। विकल्प के साथ आपको लिखना, मतलब दो जो है, 2 पद्यांश वहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं, उस दोनों में से आपको कोई भी एक ही पद्यांश हल करना होता है, और जो गद्यांश दिए होते हैं उसमें से भी आपको कोई एक ही हल करना होता है। मतलब यहाँ पर आपके सामने जो है विकल्प होता है, जो आसान होती है उसे आप हल कर सकते हैं। तो ये जो गद्यांश हो या पद्यांश हो, मतलब 11वीं हो या 12वीं हो, ऐच्छिक हिंदी जो है इसमें 18 अंक के लिए अगर ये प्रश्न है और उसे पढ़ाई करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो पाठ्यक्रम के बाहर ही होता है। तो 18 अंक अगर आपको उच्च कोटि के माध्यम से हासिल करने हैं तो आपको मेहनत करने की से ज़्यादा आवश्यकता होती है कि सूझ और बूझ से आप किस तरह से उस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस वजह से अगर आपको अच्छे से अंक प्राप्त करना है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, और वो बातें निम्नलिखित बातों से आपको अवगत होगी किस तरह से हम उसको ध्यान रखेंगे तो अच्छे से अच्छे उच्च कोटि के अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि आपको जब गद्यांश हो या पद्यांश हो तो उसे 2-3 बार पढ़ना है। बस ये पढ़ना नहीं है, उसके मूल भाव को, उसके सीख को, उसके केंद्रीय भाव को और उसके भावार्थ को समझना है।
जब आप उसके भावार्थ को समझेंगे, उसके मूल भाव को समझेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे, तब आपको उस प्रश्न को हल करने में बहुत ही आसान हो जाएगी और उच्च कोटि का जो उत्तर होता है उसे लिखने में आपकी क्षमता दिखाई देगी। अगला जो आपको महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप गद्यांश हो या पद्यांश हो इसको पढ़ रहे हैं तो उस समय उसमें जो महत्वपूर्ण बातें होती है, उस समय उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, उसको आपको अधोरेखित करना है, उसे रेखांकित करना है। क्योंकि ऐसी बातों को जब आप अधोरेखित करोगे, रेखांकित करोगे तो उस समय जो है आपको कौशल्य पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी हल करने में आसान हो जाएगी और उसी प्रकार उस गद्यांश उस पद्यांश की विषय वस्तु समझने में भी आपको बहुत ही आसानी जाएगी और आप अच्छे से उत्तरों का वहाँ पर लेखन कर सकते हैं। जब भी आप गद्यांश को पढ़ रहे हैं, जब भी आप पद्यांश को पढ़ रहे हैं तो उस समय जो मुहावरे उसमें आए होते रहते हैं, जो लोकोक्तियाँ उसमें आई हुई रहती है या जो कठिन शब्दार्थ उसमें आए हुए रहते हैं, उसे भी आपको उच्च कोटि के माध्यम से वहाँ पर रेखांकित करते जाना है, उसे समझना है, उसको अधोरेखित करते जाना है। क्योंकि हर एक गद्यांश और पद्यांश पर व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, भाषिक संरचना के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं भाषा के संरचना पर, उसे भी आपको हल करने में इससे आसानी जाएगी। इस वजह से आपको याद रखना है कि जब भी आप गद्यांश और पद्यांश हल कर रहे हैं उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़कर उस प्रश्न का भावार्थ समझकर वो प्रश्न में क्या पूछा है ये समझकर उसके उत्तर को हल करने का प्रयास करना है। और इस गद्यांश और पद्यांश में ऐसा एक प्रश्न रहता है कि गद्यांश को या पद्यांश को एक शीर्षक दीजिए। याद रखना है कि ये जो प्रश्न एक अंक के लिए पूछा जाता है ये हमेशा सभी प्रश्नों के अंत में हल करना चाहिए, क्योंकि शीर्षक देने वाला जो प्रश्न है वही व्यक्ति उसे सही रूप से हल कर सकता है जिस व्यक्ति ने उस गद्यांश या पद्यांश के मूल भाव को, केंद्रीय भाव को या उसके भावार्थ को या उसके सीख को सही ढंग से समझ लिया हो। इस वजह से ये प्रश्न को अंत में हल करना है ताकि उसे हल करने में आसानी जाए। और इसे हल करते समय याद रखना है कि एक या दो शब्दों में ही उच्च कोटि का उस गद्यांश या पद्यांश का सीख प्रतीत करने वाला ऐसा वो शीर्षक देने का प्रयास हमें करना चाहिए। और सभी प्रश्न के उत्तर हल करने के बाद आपको अंत में सभी प्रश्न के उत्तर एक बार जांच लेनी चाहिए कि आपने जो प्रश्न हल किया है उस प्रश्न के हल किए हुए उत्तर जो है उस प्रश्न के अनुरूप है या नहीं, और वो गद्य के अनुरूप है या नहीं। क्योंकि आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो प्रश्न के उत्तर हल करते हो तो प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं लेकिन अपने शब्द अपने माध्यम से अपने विचार वहाँ पर प्रकट करते हो। मतलब आपको जो लगता है उसी संदर्भ में जो आपको लगता है अपने विचार प्रकट करते हो, तो उससे अधिक आपको ध्यान रखना है कि जो गद्य में दिया गया उत्तर है उसके अनुरूप होना चाहिए। उसके अनुरूप होना चाहिए मतलब जैसी वैसी पंक्ति वहाँ पर लिखनी नहीं है, जैसे वैसे वाक्य वहाँ पर लिखना नहीं, उसे अपने शब्दों में बांधना है। शब्दों में बांधकर अपने प्रारूप के अनुसार, अपनी रचना के अनुसार, अपने संरचना के अनुसार उसका उत्तर लिखने का प्रयास करना है, लेकिन वो उस गद्यांश में दिए हुए उस पद्यांश में दिए हुए शब्दों के अनुरूप ही हो। उसके बाद याद रखना है कि जो उसके प्रश्न है उस प्रश्न को जो अंक दिए गए हैं उस अंक को आपको देखना है और उस अंक के अनुसार ही शब्द सीमा की रचना करनी है। मतलब आपने देखा कि कक्षा 9वीं में ये कक्षा 11वीं में जो है पूरी तरह से अलग अलग माध्यम से जो एक ही अंक वाले प्रश्न हैं, चाहे वो पद्यांश पर आधारित हो या गद्यांश पर आधारित हो, तो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो उसको एक पंक्ति में उत्तर लिखना, इतना तो ध्यान रखना। जो कक्षा 12वीं में है उसमें भी एक अंकों के लिए प्रश्न है तो उसके अंकों के उसका उत्तर वहाँ पर लिखने का प्रयास करना है कि वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वस्तुपूर्वक प्रश्न है, व्यर्थ की बातें लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो जो पूछा गया है उसी के अनुरूप उसी के प्रश्न का अनुरूप मुख्य शब्दों का उत्तर वहाँ पर आना चाहिए। मतलब पूरे वाक्य में, पूर्ण वाक्य में या पूर्ण पंक्ति में वहाँ पर उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद जो है जो भी उत्तर रहेगा वो गद्यांश के या पद्यांश के शब्दों के अनुरूप रहेगा। और उसी के साथ जो है आप जब भी प्रश्न पद्यांश में ढूंढने का प्रयास करेंगे वो ढूंढने से पहले आपको उस कविता का उस पद्य का भावार्थ समझना है। और जब भावार्थ आप समझेंगे गद्य का या पद्य का तब आपको लिखने में बहुत सारी आसानी जाएगी और उच्च कोटि के प्रश्न आप लिखकर कम समय में हल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इस प्रकार 11वीं में 10 प्रश्न होते हैं गद्यांश पर आधारित, 8 प्रश्न होते हैं पद्यांश पर आधारित। सभी प्रश्न में एक एक अंक होता है। इस तरह से 11वीं कक्षा के जो इलेक्टिव हिंदी है उसमें 18 अंक के लिए अपठित बोर्ड होता है। उसके बाद कक्षा 12वीं में जो है कक्षा 12वीं में जो है गद्यांश रहता है 10 अंकों के लिए 10 प्रश्न होता है, पद्यांश रहता है 8 प्रश्न होते हैं 8 अंक के लिए। इस तरह से 18 अंक का जो है इलेक्टिव हिंदी का जो 12वीं कक्षा में पद्यांश या गद्यांश होता है। इस तरह से आपको उसी उच्च कोटि का हल करने का प्रयास करना है।